हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका CGPCS का एग्ज़ाम जो आने वाला है, जो कि 9 फरवरी को है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपका CSET का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें कि आज हम सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज़ अरेंजमेंट के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यदि आसमान को समुद्र और समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आसमान को समुद्र, मतलब आसमान को यहाँ समुद्र बोला गया, और समुद्र को पानी, पानी को हवा, और हवा को बादल, बादल को नदी। ठीक है, तो प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, और पानी का नया नाम क्या हो गया, हवा हो गया। यहाँ लिखा है ना, पानी को हवा। पीना हमको पानी है, लेकिन पानी को हम क्या कह रहे हैं, हवा कह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब हम क्या पिएंगे, हवा पिएंगे। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है और क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी, हॉकी को गोल्ड कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। ठीक है, गेंद के साथ कौन सा नहीं खेला जाता है। तो देखिए जो बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन हम गेंद के साथ खेलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं खेलते हैं। बैडमिंटन को हम यदि गेंद के साथ नहीं खेलते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि बैडमिंटन को क्या कहा जा रहा है। तो बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जा रहा है। यानी कि वॉलीबॉल ऐसा खेल है जिसको हम गेंद के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन वॉलीबॉल किसको कहा जा रहा है, बैडमिंटन को। यानी कि बैडमिंटन ही वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल में क्या हो रहा है कि हम गेंद के साथ नहीं खेलेंगे। यानी करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यदि मेंढक को छिपकली, छिपकली को मछली, मेंढक को छिपकली, छिपकली को मछली, मछली को सांप, सांप को छछूंदर, तो मछुआरे का संबंध किससे है। मछुआरे का संबंध तो मछली से है, और मछली को हम लोग सांप कह रहे हैं। ठीक है, मछुआरे को हम लोग क्या कह रहे हैं, सांप कह रहे हैं। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह का आपको अप्रोच रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भाषा में पानी को काला कहा जाए और काला को पेड़, पेड़ को नीला, और नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी, और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो उसी भाषा में आकाश का रंग क्या होगा। सबसे पहले देखिए आकाश का रंग हमारा होता है नीला। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि नीला को क्या कहा जा रहा है, वर्षा कहा जा रहा है। यहाँ लिखा ना नीला को वर्षा, इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नीला को हमारा वर्षा कहा जाता है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यदि लड़के को लड़की, और लड़की को औरत, और औरत को बच्चा, बच्चे को वृद्ध, वृद्ध को प्रौढ़, तथा प्रौढ़ को नादान कहते हैं, तो लड़कों की शादी किससे होती है। तो बताइए, देखिए सबसे पहले लड़कों की शादी लड़कियों से होती है। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में लड़की क्या है। तो देखिए लड़की को औरत कहा जा रहा है, मतलब लड़कों की शादी औरत से होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को जल कहे, जल को गुलाबी, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। देखिए स्वच्छ आकाश का रंग फिर मैंने आपको बताया नीला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीला को वो आकाश कह रहे हैं, नीला को क्या कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं, तो स्वच्छ आकाश का रंग आकाश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सफेद को वर्षा कहते हैं, वर्षा को हरा कहते हैं, हरे को नीला, नीले को बादल, बादल को लाल, लाल को आकाश, आकाश को पीला, पीले को काला, तो खून का रंग होता है लाल। अब देखिए कि क्वेश्चन में लाल कौन है, तो याद रखिए लाल को आकाश कहते हैं। ये लाइन नोट डाउन कीजिए कि लाइन को आकाश कहते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए कपिल देव को पीटी उषा, पीटी उषा को माधुरी, माधुरी को गोपीचंद, गोपीचंद को तानिया सचदेव, तानिया सचदेव को लिम्बा राम कहते हैं, तो फिल्मी अभिनेत्री कौन है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ फिल्मी अभिनेत्री जो है वो
माधुरी है, ठीक है? तो माधुरी किसे कह रहे हैं? माधुरी को कह रहे हैं हम गोपीचंद। तो यानी फ़िल्मी अभिनेत्री हो जाएँगी गोपीचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? फिर देखिए लाल को पीला कहा जाता है, पीला को नीला, नीला को उजला, उजला को हरा, हरा को पीक कहा जाता है, पीक को पर्पल, सॉरी पिंक को पर्पल, ठीक है? तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? तो याद रखिए स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला है, ठीक है? तो देखिए कि नीला किसे कहा जा रहा है? तो याद रखिए नीला को उजला कहा जा रहा है यहाँ पर। यानी कि स्वच्छ आकाश का जो रंग होगा वो उजला होगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कैरम को क्रिकेट कहा जाए, क्रिकेट को लूडो, लूडो को फुटबॉल, फुटबॉल को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को टेनिस, तो सचिन तेंदुलकर कौन सा खेल खेलते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ फाइंड करना है कि कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना है। फिर देखिए कि क्वेश्चन में क्रिकेट को क्या कह रहा है? क्रिकेट को कह रहा है लूडो, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूडो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि आकाश को चमकीला, चमकीला को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहा जाए, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? तो सबसे पहले आपको कॉमन सेंस लगाना है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, ऑब्वियस सी बात है आकाश में। अब देखिए आकाश को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो आकाश को क्वेश्चन में चमकीला कहा जा रहा है, यानी चिड़िया उड़ती है चमकीला में। ऑप्शन नंबर सी, चमकीला, ठीक है? फिर देखिए हीरो को मजदूर, मजदूर को हीरोइन, हीरोइन को गधा, गधे को अभियंता, अभियंता को नेता, नेता को गायक कहते हैं। तो फिल्म में अभिनेता के साथ प्रेमिका का अभिनय कौन करता है? तो याद रखिए अभिनेता के साथ अभिनय करती है हीरोइन। अब देखिए हीरोइन को क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? तो हीरोइन को कहा जा रहा है गधा, यानी कि फिल्म में गधा रोल निभाते हैं प्रेमिका का। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में वीक को हम ये लिख रहे हैं, ठीक है? व्हेन को हम लोग लिखते हैं ये, और उसी भाषा में हम लोग हैंक को किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ नोटिस कीजिए कि ये वीक, वीक को हम लोगों ने लिखा इस तरह से, ठीक है? उसी तरीके से हम लोगों ने वैन को कैसे लिखा? वैन को लिखा 5, फिर स्टार और परसेंटेज एंड 7, ओके? अब देखिए उसी भाषा में हैंक को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो याद रखिए हम लोगों को इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले देखना होता है कि क्वेश्चन में कितने तरीके से हम लोगों का इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे एच हम लोगों का स्टार दिया हुआ है, तो हम लोग हैंक का एच के लिए स्टार लिखेंगे। उसके बाद ए के लिए क्या है क्वेश्चन में? 9 है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ 9 लिखेंगे। एन के लिए क्या है? तो एन के लिए 7 है। उसके बाद के लिए क्या है? तो के के लिए डॉलर है, ठीक है? इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर देखिए किसी सांकेतिक भाषा में रिड को ऐसे लिखते हैं, जो हमारा रिड लिखा हुआ है उसको हम लिखे हैं आर को एच और 5% 6। पेड को कैसे लिखा है? $%46। अब बताना है कि राइप को कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आर को हैच लिखेंगे, आई को यहाँ 4 लिखा हुआ है, पी को लिखा हुआ है, ये डॉलर का साइन है, और ई को क्या लिखा हुआ है? ई को यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए कूट भाषा में मौन को ये लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए, मौन को लिखा जा रहा है 5%$3। न्यूज़ को देखिए क्या लिखा जाएगा फिर? न्यूज़ को लिखा जाएगा $1, ये फिर 8, ठीक है? अब देखिए सम को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन से एस उठा लीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा, ओ का परसेंट है, एम का हमारा एस है, और ई का देखिए क्या है? ई का हमारा 1 है, ठीक है? 8% S1, 8% S1, ये देखिए
ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेज। स्टेज को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। सामने सामने लिख देंगे तो इजी होगा सॉल्व करने के लिए। जैसे स्टेज है तो एस का 4 है, फिर टी के लिए ये है, और फिर ए के लिए ऐसा साइन, इसके लिए 5 है, 9, ठीक है। अब देखिए अर्न के लिए क्या है, अर्न। अर्न के लिए हमारा है 9, फिर यहाँ स्मॉल सी 8 और 7। अब देखिए नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले नोटिस कीजिए कि एन के लिए क्या है, तो एन के लिए 7 है, ई के लिए क्या है, तो ई के लिए हमारा 9 है। उसके बाद एस के लिए क्या है, 4 है, टी के लिए क्या है, तो देखिए टी के लिए हमारा ये है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है किसी भी ऑप्शन में, बताइए। तो वही हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल दे रहा है ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके का अप्रोच रख के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है और ये मोरबिड को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ब्रो को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए बी के लिए हमारा क्या लिखा हुआ है, तो बी के लिए हमारा यहाँ पर स्टार का साइन बना हुआ है। आर के लिए हमारा ये देखिए आर के लिए हमारा इस तरीके का साइन है। फिर ओ के लिए हमारा ये इंटू का साइन है। फिर डब्ल्यू के लिए हमारा ये इक्वल का साइन है, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है कि संख्याओं के असंगत समूह का चयन करना है। देखिए इसमें बोल रहा है कि असंगत संख्यात्मक युग्म या समूह का चयन कीजिए। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें से कौन ऐसा है जो बाकी ऑप्शन से अलग है, यानी असंगत है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये 8 है और इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हमारा 7 है तो हम इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर है और मान लीजिए 6, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बट इसको तो हम लोग नहीं लिख सकते ना, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर मान लीजिए थर्ड वाला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है ये 13 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो हमारा 170 आएगा। वैसे सिमिलरली अगर हम इसके साथ भी सेम करें तो हमारा 226 आएगा, और अगर हम 14 के साथ भी सेम करें, ठीक है, तो हमारा 197 आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये बिल्कुल असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें ना सारे क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम 7th नंबर क्वेश्चन को लें तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें भी विषम संख्या है, इसमें भी विषम संख्या और इसमें भी, लेकिन ये हमारा सम है, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यही सबसे असंगत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ये 9th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो 7 है, 7 का अगर हम पावर 3 करें तो हमारा 343 आएगा, ठीक है। 8 की पावर 3 कर देंगे तो हमारा 512 आएगा। उसी तरीके से 6 की पावर अगर 3 करेंगे तो 216 आएगा, लेकिन ये जो है इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं बना पा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लगते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या लिखा हुआ है ना, ये 3 है। फिर यहाँ पर भी एक अभाज्य संख्या है, यहाँ भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें तो नहीं है, ये दोनों तो विभाज्य हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से असंगत हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको इसी तरीके का अप्रोच रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि अरेंजमेंट के ही कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन करें, ठीक है। और हो सके तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मैट्रिक्स या अवयव पे होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।